का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी वो जुड़े हैं। सर, आपको क्या हो गया? आज सुबह मेरा गला ख़राब है तो मैं विस्तार से बात शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खबरें हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, तो इसलिए मनी सेंट्रल में वो सारी खबरें हम आपको बताएंगे और उनकी परतों के भीतर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप सारे दर्शक मेरी आवाज़ के लिए आज मुझे माफ़ करेंगे। चलिए, बड़े विस्तार से ना हो, लेकिन अंशुमान जी की टिप्पणी, एक टिप्पणी ही उस खबर के लिए काफ़ी होती है विश्लेषण के लिए। तो कौन सी खबरों का विश्लेषण होगा आज मनी सेंट्रल में, उसके लिए आप देखिए ये ऑन द शो मनी सेंट्रल में आज खास किया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस राज्य के लोग झेल रहे सबसे ज्यादा महंगाई। कल महंगाई के आंकड़े आए थे, इसके भीतर चलेंगे। फैक्ट्रियों में उत्पादन उछला, लेकिन कितना टिकाऊ, ये जानेंगे। सरकार लेने जा रही है रिकॉर्ड कर्ज। एक तरफ कह रही है घाटा घटाएंगे, दूसरी तरफ कह रही है रिकॉर्ड कर्ज लेंगे। कैसे होगा ये? चीन में घटा निर्यात और आयात, मुश्किल में यूनिकॉर्न का भविष्य, और खुला नकली खिलौनों का खेल। इसके अलावा एक और चीज है, वो आपको पता है, अरमानों की चिट्ठी। उसका सिलसिला चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा जब तक बजट नहीं आता। 1 फरवरी तक, सोमवार से शुक्रवार तक आप ये चिट्ठियां सुन सकते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग लोग वित्त मंत्री के नाम लिख रहे हैं। अब सबसे पहले चर्चा महंगाई पर। गुरुवार को भारत में रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए और उनमें जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो 12 महीने के निचले स्तर 5.72% के स्तर पर दिखी। फल और सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से महंगाई में कमी देखने को मिली। मसाले और अनाज अभी भी चिंता बने हुए हैं। दिसंबर में मसालों की महंगाई 20% और अनाज की महंगाई 14% के करीब थी। मतलब ये दोनों ही महंगाई ऑलमोस्ट 3 गुना है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे। सर, पहला सवाल, क्या वास्तव में महंगाई कम हुई या केवल फल सब्जियां सस्ते हुए और उसका असर दिखा? शुभम, आज का मनी सेंट्रल उन खबरों से भरा है जो खबरें अपने आप में एक पहेली हैं। आपको हर खबर में कहीं ना कहीं एक पहेली छुपी दिखाई देगी। आज की ज़्यादातर खबरों में दिलचस्प तौर पर हमारे पास दुनिया से और देश से जो खबरें मिल रही हैं, उन खबरों के दोनों पहलू हैं। सुर्खियों में भारत की महंगाई दर कम होने और 12 महीने की न्यूनतम स्तर पाने की खबर है, लेकिन अगर आप भीतर जाकर आंकड़े में देखने की कोशिश करें तो सब्जियों के अलावा सब्जियों में डिफ्लेशन आ गई है। 15% की डिफ्लेशन है, यानी उनकी कीमतों की दर -15% नीचे चली गई। आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या सब्जियां इतनी सस्ती हुई हैं आपके आसपास की दुकानों पर या नहीं, लेकिन सरकार के आंकड़े के हिसाब से इन्फ्लेशन सब्जियों में डिफ्लेशन है और इसके कारण महंगाई की दर में कमी आई है। लेकिन इसे अगर आप बाहर निकाल दें, इसको आप माने कि यही एक पैक में जोकर है, तो इसके अलावा जितना भी खाद्य उत्पादों की पूरी बास्केट है, उन सब में एक्चुअली महंगाई 7% नवंबर में 7% थी, जो 7.2% हो गई है दिसंबर में। और इसकी बड़ी वजह अनाज और मसाले की कीमतें हैं, जैसा कि आपको शुभम ने बताया है। इसके अलावा सर्विसेज की इन्फ्लेशन भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। तो यानी अगर आप खाद्य महंगाई से सब्जियों को निकाल दें तो महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर ही है हमारे आपकी जेब के लिए, और जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो तो पहले से मौजूद हैं। सर, ये हुई जेब की बात। अब आते हैं आंकड़ों पर। आरबीआई जब ये आंकड़ा सुन रहा होगा तो अगली पॉलिसी की तैयारी क्या सोच के करेगा? ये राहत देने वाले आंकड़े हैं या नहीं? आरबीआई की चिंता इस आंकड़े से दूर नहीं होगी शुभम, क्योंकि इसमें एक और आंकड़ा इसके भीतर छिपा हुआ है जिस पर आरबीआई गवर्नर अलग अलग तरह से कहते रहे हैं, और वो है कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा। जैसे हमने कहा कि सब्जियों की इन्फ्लेशन सबसे वोलेटाइल इन्फ्लेशन है, सीसा इन्फ्लेशन जैसी दिखाई दी। पिछले मंथ ऑन मंथ पर देखें तो उसमें 15% की गिरावट आई है, डिफ्लेशन दिखाई दे रही है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो नवंबर की तुलना में बढ़कर दिसंबर में 6.1% हो गई। और यही वो जिद्दी महंगाई है जिस जिद्दी महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक शायद अभी महंगाई की दर की लड़ाई जीतने का ऐलान नहीं करेगा। इसके साथ हमारे पास ये भी खबरें हैं कि देश की कई प्रमुख बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट पामोलिव, मंडलीज, इन्होंने सबने अपने अगले दौर की कीमतें बढ़ाने की घोषणाएं भी कर दी हैं। यानी जैसे ही कच्चे माल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता आई है, हमें उपभोक्ता उत्पादों की महंगाई का एक दौर सामने आता और दिखाई दे रहा है। और वो उपभोक्ता उत्पादों की जो मैन्युफैक्चर्ड उपभोक्ता उत्पादों की महंगाई है, वो यही 6% की जो जिद्दी कोर इन्फ्लेशन है इसमें रिफ्लेक्ट होगी। और रिजर्व बैंक की कोशिश ये होगी कि कोर इन्फ्लेशन को 6% से नीचे लाया जा सके, और ये इन्फ्लेशन अभी तक फिलहाल नीचे आती नहीं दिख रही है। सर, अब राज्यों की बात करते हैं। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो महंगाई की क्या स्थिति है?
सब्जियों की कीमत में कमी के कारण देश के सारे राज्यों में अगर आपको दिखाई दे गई महंगाई की जो ऊपर बेंचमार्क दर है या जो टॉप लाइन दर है उसमें सब में कमी आई है, लेकिन 6% की अगर समय सीमा मानी जाए जो कि आरबीआई का कंफर्टेबल स्तर है, तो उससे आंध्र प्रदेश और हरियाणा और मध्य प्रदेश जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य हैं जहां महंगाई की दर 6% से ऊपर 6.5-7% के आसपास बनी हुई है। चलिए, सीपीआई के साथ एक और आंकड़ा आया आईआईपी का, यानी कि फैक्ट्रियों में उत्पादन का। गुरुवार को नवंबर के दौरान देश में हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े भी जारी हुए। आंकड़ों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5 महीने के ऊपरी स्तर 7.1% पर दर्ज किया गया। नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन की मांग बढ़ने की वजह से फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ा। नवंबर के दौरान बिजली और माइनिंग, इन दो की वजह से इंडस्ट्रियल उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। सर, तेजी दिखी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर भी हम आए, लेकिन ये टिकाऊ कितनी है? शुभम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हमें एक सीसॉ जैसी स्थिति दिख रही है। एक महीने भारत का औद्योगिक उत्पादन फैक्ट्री आउटपुट गिरता है और दूसरे हफ्ते नेगेटिव में चला जाता है। जैसे इस महीने के आंकड़े को देखें जिसमें हमने बढ़ोतरी देखी, लेकिन इससे ठीक पहले अगर आप देखें जुलाई से 2022 से लेकर और दिसंबर तक हमने हर महीने औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में एक शिखर और एक ढलान देखी, और यही अनिश्चितता है भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 8 महीने से चल रही है, जिसके कारण उत्पादक और उपभोक्ता परेशान है। जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं आईआईपी के, जो 7.1% बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, वो अक्टूबर में 4.2% के कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे थे। इसी तरह से अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में देखें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखें, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अन्य वर्गों में देखें, तो हमें बिल्कुल उल्टा दिखता है। पिछले महीने यहाँ सब जगह उत्पादन घटा था और इस महीने यहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी आई है। अब ये तेजी कितनी टिकाऊ रहेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जुलाई से अभी तक भारत में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का कोई सेकुलर ट्रेंड या कोई निरंतर रुख नहीं दिखाई दिया, और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी क्रमशः ही होती है, हर महीने 1.5 महीने के आधार पर होती है। एक महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से, बजट की तरफ जाते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की आखिरी तिमाही की तरफ जाते हुए, कि अब बाजार में जो ब्याज दरें हैं वो प्री पैंडेमिक यानी कोविड से पहले 5 साल के एवरेज लेवल से ऊपर निकल गई हैं। भारत में ब्याज दरों में तेज कमी हुई थी पैंडेमिक आने के बाद, जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें में कमी की थी और उद्योगों को निवेश के लिए पैसा दिया था। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कर्ज की दरों में बढ़ोतरी का, वो कर्ज की दरों में बढ़ोतरी का ट्रांसमिशन उद्योगों तक पहुंच रहा है, और अब वो इस स्तर पर पहुंच गया है जहां उसकी रोशनी में, उसके दबाव में बाजार में मांग बनाए रख पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए औद्योगिक उत्पादन को लेकर फिंगर्स क्रॉस्ड है। महंगाई को लेकर, महंगाई के भीतर के हिस्से को देखकर फिंगर्स क्रॉस्ड है। रिजर्व बैंक की शायद अभी इस पूरी परिस्थिति को स्थिर होने का इंतजार करेगा। चलिए, अब अगली खबर टाटा ट्रस्ट से। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा व्यक्तिगत एंडाउनमेंट ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं। इस ट्रस्ट को सितंबर में स्थापित किया जाएगा और रतन टाटा के करीबी राघवन रामचंद्र शास्त्री और शापूर तारा पोरेवाला को ट्रस्ट का निदेशक नियुक्त किया गया है। सर, क्या होते हैं ये एंडाउमेंट ट्रस्ट और ये क्यों खोल रहे हैं टाटा? शुभ, एंडाउमेंट ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चैरिटीज़ के लिए या किसी कल्याण के लिए कोई कंपनी या कोई उद्योगपति एक ऐसा ट्रस्ट बनाता है जो कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिससे रेवेन्यूज आते हैं, और उन रेवेन्यूज का इस्तेमाल उस व्यक्ति के अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि चैरिटीज़ के लिए होता है। तो रतन टाटा एक एंडाउमेंट ट्रस्ट बनाने वाले हैं, जिस एंडाउमेंट ट्रस्ट से में रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियाँ शायद की जाएंगी, और उनसे जो रेवेन्यूज मिलेंगे उसका उपयोग चैरिटीज़ में, जन कल्याण के कामों में किया जाएगा। ये रतन टाटा समूह की तरफ से एक नई पहल है टाटा समूह की तरफ से जो शुरू हो रही है। वित्तीय घाटे में कटौती के दावों के बीच आशंका है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान खर्च चलाने के लिए सरकार ज्यादा कर्ज ले सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट कहती है कि 23-24 के दौरान सरकार 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज उठा सकती है, जबकि राज्यों का कर्ज अगर साथ में मिला लें तो ये राशि 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रह सकती है। हालांकि ये अनुमान भी इसके साथ ही आया कि वित्तीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट सरकार का जीडीपी का 5.8% रह जाएगा, जो इस साल 6.4% रहने का अनुमान है। सर, ये एक फिर विरोधाभासी खबर कि एक तरफ घाटा भी कम हो जाएगा और दूसरी तरफ कर्ज भी ज़्यादा लेना होगा। दरअसल कर्ज वही होता है जो घाटा होता है। फिर
फ्री कैसे होगा? ये तीसरी पहेली है जो आपको आज की खबरों में दिखती है। पहले आपने महंगाई की पहेली देखी, फिर औद्योगिक उत्पादन की पहेली देखी, अब देखिए कर्ज की पहेली। दो तरीके के आंकड़े हमारे सामने। एक तरफ आंकड़ा जैसा शुभम ने बताया कि इस साल आकलन है कि अगले साल भारत के 2024 के बजट में, 2023-24 के बजट में सरकार भारत के राजकोषीय घाटे में जीडीपी के अनुपात में कमी का आकलन है, लेकिन कर्ज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। और इसकी प्रमुख वजह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स बढ़ेंगी, जो दरअसल पुराने बकाया कर्जों को चुकाने के लिए है। हम लोग इस पर चर्चा करते रहे शुभम शायद एक कार्यक्रम में कि 2023 के साल से भारत के राज्य और केंद्र सरकारों की देनदारियों का एक नया कैलेंडर शुरू हो रहा है, जिसमें उन्हें पुराने कर्जों की चुकौती करनी है, यानी पुराने कर्ज उन्हें चुकाने हैं। तो सरकार जितना कर्ज लेती है उसमें जितना कर्ज पिछले कर्ज को चुकाने के लिए लिया जाता है वो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का हिस्सा होता है, और इसलिए हमें ये फर्क इस आंकड़े में दिखाई दे रहा है। लेकिन बजट के जो संकेत हैं उस हिसाब से अगर सरकार ने चुनावों को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की तो इस साल के बजट में वित्त मंत्री की मुट्ठी मुश्किल से खुलेगी, क्योंकि खर्च को नियंत्रित करने की और घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती उनके सामने होगी। वैश्विक स्तर पर बासमती चावल की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए फूड रेगुलेटर FSSAI ने गुरुवार को बासमती चावल की पहचान के लिए स्टैंडर्ड जारी किए। उन स्टैंडर्ड के आधार पर बासमती चावल की अलग अलग किस्मों को पहचाना जा सकेगा और बासमती चावल कारोबार में क्वालिटी नियम ज़्यादा पारदर्शी हो सकेंगे। दुनिया भर में बासमती चावल की सप्लाई 2 देशों से होती है, भारत और पाकिस्तान। कुल वैश्विक सप्लाई में 70 से 80% हिस्सा भारत का है। सर, इस फैसले से क्या होगा, क्या असर होगा? ये काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि भारत का रेगुलेटर कम से कम जो बासमती चावल की अलग अलग किस्में हैं उनको गंध के, उनके रंग के और बाकी चीज़ों के आधार पर उसके नियम तय करे। इससे कीमत बेहतर ढंग से प्राइस की डिस्कवरी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका बेहतर मूल्य मिल सकता है। FSSAI ने पहली बार भारत में बासमती चावल की ग्रेडिंग की है। उसमें रंग के हिसाब से, दाने की साइज़ के हिसाब से और गंध के हिसाब से उसे अलग अलग स्तरों पर रखा है। यानी भविष्य में हो सकता है जब आप बासमती चावल खरीदने जाएं तब आपको ये भी पता चले कि जो बासमती चावल आपको मिल रहा है वो FSSAI की किस ग्रेड का चावल है जो आप खरीद रहे हैं। गुरुवार को भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी कुछ आंकड़े जारी हुए इकोनॉमी को लेकर, और इन आंकड़ों का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। दिसंबर के दौरान अमेरिका में रिटेल महंगाई यानी वहां की खुदरा महंगाई 6.5% पर आ गई। रिटेल महंगाई में कमी की वजह से भविष्य में अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो घटने की उम्मीद है। इसी संभावना की वजह से अमेरिकी डॉलर में नरमी आई, जिस वजह से कमोडिटी बाजार में सोने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। गुरुवार को ही अमेरिका में दिसंबर के जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी जारी हुए और दिसंबर के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए आए कुल आवेदन 2,05,000 थे। आशंका ये थी, संभावना ये थी 2,15,000 लोग इस भत्ते के लिए आवेदन करेंगे। सर, ताजा आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर दिखा रहे हैं? 2-3 अलग अलग बिंदु इन आंकड़ों से निकलते हैं। 2 बड़े आंकड़े थे, एक दिन पहले आया और कल आया। भारत और अमेरिका में महंगाई के आंकड़े एक साथ आए। लंबे समय के बाद मासिक आधार पर अमेरिका की महंगाई दर में कमी आई। हालांकि जेरोम पावेल RBI गवर्नर को उम्मीद थी, वो स्पष्ट रूप से कह चुके थे कि इसे महंगाई में कमी नहीं माना जाएगा, क्योंकि महंगाई दर भी 6% से ऊपर है और 2% का लक्ष्य है अमेरिका में महंगाई दर को नीचे लाने का। पर बाजार की इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। बाजार की प्रतिक्रिया ये थी कि डॉलर 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर यूरो के मुकाबले पहुंच गया, और जैसे ही डॉलर की कीमतों में गिरावट आई, हमने दुनिया की मुद्राओं में बढ़ोतरी देखी और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। और यही वो शुभम वही चैलेंज है कि अभी मैं चेक कर रहा हूं कि डॉलर में 9 महीने की गिरावट के बाद कच्चा तेल फिर 85 के आसपास खड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 83-84 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर डॉलर में गिरावट से कमोडिटीज की कीमतों में फिर बढ़ोतरी होती है तो ये इन्फ्लेशन का साइकिल एक बार फिर लौटेगा, और इसलिए दुनिया के केंद्रीय बैंकर इस बात को लेकर मुतमईन है कि महंगाई से लड़ाई को भी लंबे समय तक जारी रखना होगा। लेकिन हाँ, इसका कुछ फ़ायदा ज़रूर बाजारों में निवेशकों को मिला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें धीमे धीमे तो सही लेकिन पटरी पर आ रही हैं। महंगाई में अब बढ़त तो नहीं हो रही है, अगर गिरावट बहुत तेज नहीं आ रही है, महंगाई स्थिर हो रही है। और स्थिरता धीमे धीमे इस बात की तरफ इशारा करेगी कि बैंक आने वाले 1-2 महीनों में अपनी एग्जिट के कार्यक्रमों को फाइनलाइज करना शुरू करेंगे कि वो कब इस ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो मौजूदा भूमिका है इससे बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था को दोबारा सस्ते कर्ज की खुराक देना शुरू करेंगे। चीन में भी कुछ आंकड़े आए। चीन में आंकड़े आए विदेश व्यापार के। दिसंबर के दौरान चीन के विदेश व्यापार में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली। एक्सपोर्ट 9.9% टूटा, इंपोर्ट 7.5% टूटा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये गिरावट बाजार के अनुमान से कम थी। एजेंसियों का अनुमान ये था कि 11% से ज़्यादा एक्सपोर्ट टूटेगा और 10% के करीब इंपोर्ट में गिरावट आएगी। इससे पहले नवंबर के दौरान चीन में विदेश व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना की वजह से चीन में मांग प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आयात टूट रहा है
और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती की, मंदी की आशंकाएं चारों ओर से आ रही हैं, गहराई रही हैं। इस वजह से निर्यात टूटा है। सर, चीन के आंकड़ों पर दुनिया को चिंता क्यों करनी चाहिए? चीन के आंकड़े अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव है उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं या दूसरे संतुलन की तरफ ले जा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में ढलान तेज हो रही है। चीन का निर्यात कम होने के दो महत्वपूर्ण संकेत हैं और इसका सीधा असर कमोडिटी बाजार पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर चीन के निर्यात में कमी, उत्पादन में गिरावट है तो दुनिया में कमोडिटीज़ की मांग में कमी आएगी, जबकि डॉलर की कमजोरी कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बन रही है। और ये भी एक और पहली है जो अभी बाजार में स्पष्ट नहीं है। एक चीज़ हमें और दिलचस्प रूप से ध्यान रखनी होगी शुभम, कि पिछले 6-7 महीनों के दौरान ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर या डेटा आ रहे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से, उनमें कोई संतुलित रुख बनता नहीं दिख रहा है। बहुत तेज उतार चढ़ाव है, बहुत वॉलिटिलिटी है। तो अभी ये कहना जरूरी स्पष्ट तय नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना गहरी दिखाई देगी, क्योंकि चीन में गिरावट की एक बड़ी वजह कोविड की शर्तें थी जिन्हें खोल दिया गया है, और अब चीन में नई मांग अगर आना शुरू होती है तो शायद चीन के आयात बढ़ेंगे। लेकिन ये तो तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस साल 4% से नीचे की ही विकास दर हासिल करेगी, और इसका असर हमें ग्लोबल ग्रोथ पर दिखाई देगा। इसलिए जो बड़े पिक्चर या जो बड़े अनुमान हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को लेकर ही हैं, और चीन के निर्यात के या ट्रेड के आंकड़े उन अनुमानों के लगभग करीब ही हैं, जैसे अनुमान हमको विश्व बैंक के IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर अभी दिए हैं। अब चलिए चीन से सीधे जापान। एक तरफ महंगाई के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, मोटे तौर पर लिक्विडिटी सक कर रहे हैं सिस्टम से कि किसी तरह नकदी कम हो जाए। दूसरी तरफ जापान इससे उल्टा काम कर रहा है, वहाँ बॉन्ड खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक ऑफ जापान ने एक बार फिर से गैर निर्धारित बॉन्ड यील्ड कार्यक्रम की घोषणा की है। करीब $1.4 ट्रिलियन का कार्यक्रम है ये, और इस घोषणा के बाद जापान में 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 0.5% की तय लिमिट से ऊपर चली गई। सर, जापान उल्टा क्यों चल रहा? जापान में चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं। जापान में एक हफ्ते पहले हमने बैंक ऑफ जापान की तरफ से एक दूसरी घोषणा देखी थी, जिस घोषणा में ये था कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए जापान उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर अमेरिका, भारत या यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था में जो वेजेस का चैलेंज है, वेतन ना बढ़ना और महंगाई बढ़ना, ये आर्थिक प्रबंधकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसलिए जापान के बैंक को बाजार में पर्याप्त तरलता रखने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जापान में कॉस्ट ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने की लागत बुरी तरह बढ़ी है। एक लंबा अरसा था जब जापान के लोग बेहद कम महंगाई के साथ और बेहद कम कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ जी रहे थे। अभी इस फैसले का असर हमें दो तरह से दिखाई दिया। जापान में बॉन्ड यील्ड ऊपर गई और येन में बड़ी मजबूती आई। येन में मजबूती का असर हमें जापान के निर्यात पर दिखाई देगा, लेकिन ये भी परिस्थिति लगभग वैसी है जो अभी बन रही है, उभर रही है। अगले 5-6 दिनों के अंदर हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से ऐसे संकेत मिलने लगेंगे कि जापान के इस कदम पर दुनिया के बाजारों ने कैसी प्रतिक्रिया की। सोमवार मंगल तक शायद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबरों का चुनाव आज कठिन था, तो इसलिए आज एक नहीं 2 खबरें हैं जिनको हमने आज दिन की सबसे बड़ी खबर माना है। पहली खबर स्टार्टअप यूनिकॉर्न से जुड़ी। रिसर्च एजेंसी S&P ने कहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के स्टार्टअप को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। रिपोर्ट में कहा है कि यूनिकॉर्न बन चुकी कंपनियों को पहले से स्थापित बड़ी कंपनियों से कारोबार में प्रतिस्पर्धा मिल रही है, कंपटीशन गहरा हो रहा है, साथ में महामारी की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। ऐसे में स्टार्टअप कंपनियों को भी खर्च कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार्टअप ऐसे माहौल में लगातार खर्चे नहीं बढ़ा सकते जब कारोबार में बेहतर परिणाम नहीं आ रहे हों, टर्न अराउंड दूर दिख रहा हो, बैलेंस शीट लगातार सिकुड़ती जा रही हो और नई फंडिंग जुटाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो। यानी कि जो चीज़ें हमें इधर उधर से कटती कटाती पता चल रही थी, अब एक S&P ने समग्र रिपोर्ट आपके सामने रख दी कि आप अंधाधुंध कैश खर्च नहीं कर सकते। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर देखें तो यूनिकॉर्न का भविष्य कैसा दिख रहा है? हम लगातार मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिका में आपको बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स का जो मेल्टडाउन जनवरी के बाद से शुरू हुआ है उसकी प्रमुख वजह क्या है। S&P की रिपोर्ट में उन चीज़ों को रेखांकित किया है। पर S&P की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसे हम अगर समझें उससे पहले हम आपको उस कल जाते जाते जिस खबर से हमने आपको छोड़ा था, पेटीएम के स्टॉक्स में गिरावट की, उसकी खबर हमारे सामने, उसका विस्तृत ब्यौरा हमारे पास आ गया है। अलीबाबा के एंट ग्रुप ने पेटीएम में बड़ी बिकवाली की है। करीब 2.59 करोड़ शेयर बेचे हैं पेटीएम ने अलीबाबा ने, और इसके साथ ये माना जा रहा है कि अलीबाबा ग्रुप भारत में जहां जहां अपना निवेश कर रखा था एंट ग्रुप ने, वो धीमे धीमे विड्रॉ कर रहा है। अब यहां से हम S&P की चीज़ से जोड़ते हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप को लेकर एक जबरदस्त किस्म का हृदय परिवर्तन हुआ है। ये वही एजेंसियां हैं जो आज से 1 साल पहले तक स्टार्टअप्स के घाटे को जेन्युइन घाटे बता रही थी और ये मान रही थी कि स्टार्टअप तो घाटे से ही बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अब 1 साल
साल के भीतर S&P ने कहा है कि स्टार्टअप कंपनियों को मांग बढ़ाने के लिए, डेटा जुटाने के लिए अगर कैश बर्न करना होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के अधिकांश स्टार्टअप्स घाटे में और बड़े बड़े घाटों में 10,000 रुपये पर मिनट के घाटे तक हैं कंपनियों के, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम। और अगर ये अपने कारोबार को बढ़ाने में नए निवेश नहीं कर पाएंगी तो इनके कारोबारों का विस्तार भी नहीं होगा। लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति में दुनिया के बड़े निवेशक और फंड मैनेजर्स, एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप की पूरी सिनेरियो में स्टार्टअप्स की बैलेंस शीट देखने लगे हैं और मुनाफा ढूंढने लगे हैं, जो सबसे बड़ा रुख है। नहीं तो घाटे कमाना स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी मेरिट माना जाता था और ये बदलाव दुनिया भर के निवेशकों के रुख में आया है, जो S&P की इस रिपोर्ट में दिखता है। सर, खर्चे अब किस तरह काटे जाएंगे? खर्चे काटने की प्रक्रिया आप देखिए, बायजूस ने पूरे भारत में हमने पिछले हर स्टार्टअप में नौकरियों की संख्या में कमी देखी। एक, तकनीक में निवेश कम हुआ। 2, कंपनियां, स्टार्टअप मालिक इक्विटी बेच रहे हैं और बैलेंस शीट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा का पूरा मॉडल, जिसमें जो कैश बर्न मॉडल है, उसे मॉडल को बदलना पड़ेगा, तो फिर ये कंपनियां किसी भी सामान्य रूप से जो पुरानी कंपनियां उन्हीं तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि इनके मुनाफे और फायदों पर लोगों की बाजार में नज़र होगी। तो इसलिए स्टार्टअप में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आप अगर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि स्टार्टअप्स की दुनिया में अभी कुछ और तूफान आने शेष हैं, क्योंकि स्टार्टअप का पूरा मॉडल, पूरा बिजनेस मॉडल ही अब सवालों के घेरे में है। ऐसा S&P की रिपोर्ट हमें इशारा करती है। घाटों के अंशुमान जी ने बात की। एक कल ही आंकड़ा आया था कि इंडिया की जो सोशल मीडिया ऐप है कू, उसने 202 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने रुपए कमाने के लिए? 14 लाख रुपए कमाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि करोड़ों का खर्चा लाखों कमाने के लिए हो रहा है। अगली और बड़ी खबर, खिलौना कंपनियों की तरफ से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा आरोप है। एजेंसी ने खिलौनों की दिग्गज रिटेल चेन के आउटलेट्स पर छापेमारी की है, रेड्स की हैं। जिन बड़ी रिटेल चेन पर छापेमारी हुई है उसमें हेमलेज है, उसमें आर्चीज़ है, उसमें WH स्मिथ है, उसमें किड्स जोन है और कोको कार्ट है। बड़े दिग्गज हैं सारे। इसके अलावा ऑनलाइन कुछ कंपनियों पर भी ये आरोप लगा है कि वो ऐसे खिलौने बेच रहे हैं जो मोटे तौर पे समझिए नकली हैं, क्वालिटी वाले नहीं हैं। सर, कुल कितनी रेड हुई? क्या कुछ मिला रेड? ये बड़ा अभियान था और इस अभियान को हमने बड़ी खबर में इसलिए शामिल किया क्योंकि इसके पीछे कई सारे और भी पहलू हैं जो समझना जरूरी। पहली चीज़ है कि भारत की किसी एजेंसी ने बड़े ब्रांड्स को सीधे टारगेट किया, उनके एयरपोर्ट पर, मॉल्स में, उनके स्टोर्स पर जाकर छापा मारा और यहाँ ये समझ में आया कि ये कंपनियां अवैध रूप से खिलौनों का आयात कर रही हैं और उन खिलौनों की गुणवत्ता को भारत में प्रमाणित भी नहीं करा रही हैं, उन्हें बेच रही हैं। इसमें हेमलेज रिलायंस समूह का ब्रांड है और बाकी बड़े ब्रांड हैं जो ब्रांड से खिलौने बेचते हैं और भारत में ब्रांडेड खिलौनों का एक नया बाजार कम से कम शॉपिंग मॉल्स में और एयरपोर्ट्स पे तो दिखने लगा है। अपने छापों में सरकारी एजेंसी ने ये पाया कि इनके बारे में ना तो सरकारी एजेंसी को सूचना दी गई है, ना ग्राहकों को इस बात की सूचना दी जाती है कि ये BIS पैमाने पर बने हुए या BIS प्रमाणन पर बने हुए खिलौने हैं कि नहीं है। और इसलिए इस अवैध आयात पर सख्ती करने के लिए सिर्फ इन कंपनियों पर नहीं बल्कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनसे भी पूछताछ की गई है कि क्या वो तो अवैध रूप से आयातित खिलौने नहीं बेच रहे हैं। यहाँ में ध्यान रखना ज़रूरी है, मनी सेंट्रल में आपको बता चुके हैं कि भारत में अवैध चीज़ों के आयात की एक बड़ी चुनौती फिर उभरी है पिछले 2 साल में। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स को लें, हमने विस्तार से चर्चा की थी कि भारत में कई सारे मोबाइल फ़ोन्स बगैर ड्यूटी पे करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये छापेमारी की कार्रवाई भारत में अपने तरीके की पहली कार्रवाई है जो गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हुई है। सर, अब आगे किस तरह की कार्रवाई संभव है इन कंपनियों पर? BIS ने कहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि हम इन विक्रेताओं से डिक्लेरेशन लेंगे, इन्हें इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो खिलौनों के ऊपर BIS के प्रमाणन का बोर्ड लगाएं, का बैच लगाएं और ये स्थापित करें कि जो भारतीय गुणवत्ता के नियम है खिलौनों को लेकर उन्हें लागू किया जाए। इसके अलावा BIS ने यह भी कहा है ग्राहकों से कि जब आप खिलौना खरीदने जाते हैं तो ज़रूर देखें कि उस पर गुणवत्ता की मोहर है या नहीं है। सर, खिलौनों की आत्मनिर्भरता क्या इन्हीं छोटी छोटी कई वजहें ऐसी हैं जिनकी वजह से दम तोड़ रही है और कारण भी हैं? ये दूसरा पहलू है। हमने पिछले 3-4 साल में भारत में खिलौनों को लेकर आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, टॉय सिटी के लिए बहुत सारी कोशिशें देखी, लेकिन अभी भी भारत में जो अच्छे खिलौने हैं वो आयात होकर ही बाहर से आ रहे हैं और उन आयात में ये खेल या ये घोटाला पकड़ा गया है कि जो खिलौने बाहर से आ रहे हैं वो खराब क्वालिटी के और गुणवत्ता के हैं। भारत में अच्छे खिलौनों के उत्पादन की जो कोशिशें हैं, फिलहाल अभी उनका बहुत नतीजा
खिलौने के उत्पादन के तौर पर सामने नहीं आया है। और BIS ने यह कार्रवाई भारतीय खिलौना उत्पादकों की शिकायत पर की थी। भारतीय खिलौना उत्पादकों ने कहा था कि कंपनियां अवैध रूप से इंपोर्ट कर रही हैं और उन पर गुणवत्ता के प्रमाण अन्य गुणवत्ता का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। नए साल में देश की आधा दर्जन कंपनियों को 60 से अधिक GST के नोटिस पहुंच चुके हैं। ये नोटिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी CBIC की ओर से बीते 15 दिनों में भेजे गए हैं। जिन कंपनियों को ये नोटिस भेजे गए हैं वे IT, केमिकल, फार्मा सहित तमाम क्षेत्रों से जुड़ी है। अधिकारी का ये कहना है CBIC के कि ये जो जानकारी और ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी जगह पर, तो उनके लिए ये नोटिस भेजे गए हैं। कुछ कंपनियों ने कोर्ट का भी रुख किया इन नोटिस को ख़त्म करने के लिए। अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो दूसरी खबर आपके लिए, आप सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसी आशंका गहरा रही है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया की सेवाएं बंद हो सकती हैं। वजह है इंडस टावर का पेमेंट। दरअसल इंडस टावर वोडाफोन आइडिया के टावर नेटवर्क को संभालती है। वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर का 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है जुलाई 2023 तक। इंडस टावर की तरफ से खबर आ रही है कि अगर वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ एडवांस पेमेंट नहीं किया गया तो वो सेवाएं रोक सकती हैं। वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही बैंकों से इमरजेंसी कर्ज के लिए भी इसी बाबत आवेदन किया था। मनी सेंटर के नियमित दर्शक हैं तो आपको ये खबर होगी। निर्यात के कारोबार से जुड़े कारोबारियों की देनदारी और उनके मामलों के निपटाने के लिए सरकार इस बार बजट में नई योजना लॉन्च कर सकती है। योजना के जरिए कारोबारियों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो स्कीम पर सरकार काम कर रही है और निर्यात कारोबारियों को सेटलमेंट के लिए 3 से 6 महीने का समय दिया जा सकता है। स्कीम में बकाया कस्टम ड्यूटी पर ब्याज को घटाया जा सकता है, साथ में पेनल्टी को भी खत्म किया जा सकता है। सर, कोई त्वरित टिप्पणी? वोडाफोन आइडिया पर निगाह रखने की ज़रूरत है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के में अभी तक पिछले 2-3 महीनों के घटनाक्रम में इसके प्रवर्तकों ने नई इक्विटी डालने की कोई कमिटमेंट नहीं किया और इसलिए कंपनी गहरी मुश्किल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर ने अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी सारी खबरों का विश्लेषण किया। सर, अब अगली मुलाकात दर्शकों के साथ रविवार को करनी है इकोनॉमिकम में। क्या खास होगा इस बार? इकोनॉमिकम में इस बार आप देखिए भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का रिपोर्ट कार्ड। 2 साल इस स्कीम को हो चुके हैं। यहाँ इसमें क्या हुआ, कितना हुआ, भारत को मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का हब बनाने में ये स्कीम सफल हो पाएगी या इसमें कई बड़ी दरारें निकलकर सामने आई हैं। हम विस्तार से बजट से पहले आपको इस स्कीम के एक एक हिस्से के बारे में बताएंगे कुछ नई जानकारियों और तथ्यों के साथ। इस बार का इकोनॉमिकम इसी पर है, अब चूकने का मौका नहीं। चलिए, अब समय हो गया है अरमानों की चिट्ठी का। आज की चिट्ठी लिख भेजी है एक सरकारी कर्मचारी ने। सरकारी कर्मचारी जो खुद सरकार का हिस्सा है वो भी सरकार से कुछ कहना चाहता है। उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी उम्मीदें हैं बजट से। इसलिए लिख भेजी है चिट्ठी अरमानों की वित्त मंत्री के नाम। आप भी सुनिए। डाकिया आया, डाकिया आया। केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम दूर दराज से चिट्ठियां लिखकर भेज रहे हैं लोग। उसी कड़ी में आज एक और चिट्ठी आई है। चलिए देखते हैं ये चिट्ठी किसकी है और वो क्या कहना चाहता है वित्त मंत्री जी से। ये चिट्ठी है दिनेश कुमार की। दिनेश लखीमपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं वित्त मंत्री जी के लिए अपने अरमान। क्या लिखा है उन्होंने? आदरणीय वित्त मंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं दिनेश कुमार यूपी के लखीमपुर में लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत हिम्मत जुटाकर आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। आदरणीय मैडम, हमें साल में 2 बार बोनस मिलता है। बहुत नहीं होता लेकिन अच्छा लगता है, पर अब इसमें से 65% निवेश करने का दबाव है। 35% ही हाथ में आ पाता है। यही नहीं, हर साल हमारी सैलरी बमुश्किल 3 से 4% बढ़ती है। आपको तो पता ही है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार इससे बहुत अधिक है। इस बढ़ोतरी में परिवार के खर्चे पूरे करने बहुत कठिन होते जाते हैं। अब अधिकारी वर्ग को तो आसानी है, लेकिन 3rd और 4th क्लास करे तो क्या करे? किसी विभाग में साल में 2 बार सैलरी बढ़ती है, लेकिन हमारे राजस्व विभाग वालों की ऐसी किस्मत कहाँ। आप देखिए कि हमसे
हर सरकारी काम कराया जाता है, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन हमें निर्वाचन कर्मी तक नहीं माना जाता, मानदेय तक नहीं मिलता इन कामों का। आबादी सर्वे हमसे कराया जाता है, किसान सम्मान योजना में भी काम कराया गया, पूरा डेटा हमने तैयार किया, लेकिन क्रेडिट मिल गया कृषि विभाग को। सैलरी के नाम पर हाथ में 30,000 रुपये आते हैं, HRA मात्र 800 रुपये। सोचिए इतने पैसों में कहीं घर मिलता है किराए पर? और तो और महीने में केवल 100 रुपये पेट्रोल के लिए दिए जाते हैं, स्टेशनरी के लिए भी 100 रुपये। क्या भला 100 रुपये महीने में बाइक चल सकती है? 1 लीटर पेट्रोल भी करीब इतने का ही है। क्या सरकार को नहीं पता ये बात? हमें न कैंटीन की सुविधा, न किसी तरह के इलाज की विशेष सुविधा मिलती है। हाँ, अगर बड़ा खर्चा हो तो 40% तक रिइंबर्समेंट हो जाता है। वहीं अगर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान दिवंगत हो जाए तो अनुकंपा नौकरी के अलावा कुछ नहीं मिलता परिवार को। मैडम, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नौकरी वाली अच्छी पढ़ाई का खर्चा बहुत है। सरकारी नौकरी में न तो प्रमोशन की उचित व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। कई मामलों में अब तो हमसे बेहतर प्राइवेट वाले हैं। मैडम जी, सही कहें तो सिस्टम में होने के बाद भी सिस्टम से त्रस्त हूँ, थोड़ा रहम करिएगा। मैडम जी, पुरानी पेंशन की बहाली पर थोड़ी उदारता दिखाइए, कम से कम पेंशन का तो भरोसा हो सके। मैं बजट को बहुत उम्मीद के साथ देख रहा हूँ। भवदीय दिनेश कुमार।